अभी तक कुछ एंट्रोपी की कहानी चल रही थी और इसी एंट्रोपी की कहानी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग जो बात करते हैं उस एंट्रोपी के सिनारियो पे, याद है फ्रेंड्स, हमने एंट्रोपी को कुछ फिजिकली समझा था और एंट्रोपी को जब हमने फिजिकली देखा था तो इसमें हमने कहीं ना कहीं लॉसेस के बारे में बात की थी कि ये हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर जो है एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी जनरेशन की कहानी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए बात है कि मेरा एक सिस्टम है जिसमें मान लीजिए कि एक में आपका 10 किलो जूल का लॉसेस हुआ और एक में आपका 12 किलो जूल का लॉसेस हुआ, तो डेफिनेटली हम लोग इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी है वो एंट्रोपी 10 किलो जूल में एंट्रोपी कुछ कम जनरेट हुआ है। देखो एंट्रोपी तो दोनों में जनरेट हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा एंट्रोपी जनरेट हुई है वो किस में हुई है, 12 में हुई है। तो डेफिनेटली अगर ये एंट्रोपी ज़्यादा जनरेट होगा तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैंने 10 किलो जूल और 12 किलो जूल जो लिखा है, ये मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि सिस्टम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बात यह है कि इस 10 किलो जूल और 12 किलो जूल की यूनिट में इसका मैग्नीट्यूड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हीट का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन कैलकुलेट एंट्रोपी। ठीक है, आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। और सेकेंड चीज, ये जो आपकी एंट्रोपी है ये तो आपके जो सिस्टम की जो बात हो रही है या सराउंडिंग की बात हो रही है, तो ये जो आपका है ये तो आपका किसी भी बॉडी के लिए हो सकता है। और वो जो बॉडी है तो हो सकता है कि वो बॉडी आपकी सॉलिड बॉडी हो, तो हमारे पास जो है हो सकता है कि जो एंट्रोपी हम सॉलिड बॉडी के लिए निकालें, हो सकता है कि जो हमारा एंट्रोपी है वो आपका लिक्विड बॉडी के लिए हो, तो ये आपका क्या हो गया, लिक्विड बॉडी के लिए। और ये भी हो सकता है क्या कि अगर मान लीजिए आपका कोई कंटेनर है तो उस कंटेनर में आपका क्या है, गैस भरा हो, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर जो आपकी एंट्रोपी है या तो हो सकता है सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए या हो सकता है गैस के लिए। और ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई रेजरवायर हो, जैसे आपका सराउंडिंग एक रेजरवायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए भी चीज़ें क्या हो सकती है। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में इन सब चीज़ों की एंट्रोपी कैलकुलेट करने वाले हैं। बात है कि कौन सा बॉडी किस तरीके से दूसरे बॉडी से डिफरेंट है, अलग है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम लोग को जो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में देखना है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें हमारा कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में। तो जो फर्स्ट है आपका, अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हम लोग है क्या, एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना रहेगा। दूसरा हम लोग जो एंट्रोपी कैलकुलेट करना सीखेंगे सॉलिड और लिक्विड बॉडी के लिए। तो सेकंड आप कंडीशन देखिए, तो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर आप बात करोगे तो आपको सेम वैल्यू आने वाली है जो भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड को हम लोग एक ही सिंगल टर्म्स में ले लिए हैं। और जो हमारा थर्ड टर्म्स है ये आपका क्या है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी ऑफ किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए। जो हमारा एंट्रोपी है वो एंट्रोपी आपका किसके लिए डिफाइन होगा, आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पर एक टर्म्स के लिए बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला चीज़, वन बाय वन सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रिजर्वायर पे। और अगर आपको याद हो तो रिजर्वायर पे हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक सोर्स होता है और एक क्या होता है, सिंक होता है। तो इस दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ अगर डिफाइन करें तो देखिए बात करते हैं हम लोग एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर की, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेगी इस एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर में। फर्स्ट है आपका, ये आपको दिखेगा सोर्स, या तो आपकी बॉडी सोर्स हो सकती है, और दूसरा ये चीज़ हो सकता है क्या कि या तो आपकी बॉडी क्या हो सकती है, सिंक हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं सोर्स के लिए बात करता हूँ तो क्या होगा, ये आपका कंडीशन है। यहाँ पर आपका क्या है, हीट इंजन है, या कोई भी आप साइकिल ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका T1 टेम्परेचर है, यहाँ से मान लीजिए Q1 अमाउंट ऑफ हीट आया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट आने के बाद ये कुछ अमाउंट ऑफ वर्क दिया, उसके बाद ये आपका क्या किया, Q2 को रिजेक्ट कर दिया कहाँ पर, सिंक में। तो ये जो सिंक का टेम्परेचर है वो आपको कितना दिख गया, T1, T2, ये सिंक का टेम्परेचर है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। तो अभी हमने जो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा हुआ है ds, तो ds इक्वल टू हमको क्या मिला हुआ है, ये हमको मिला हुआ है डेल क्यू बाई टी। जो आपको ds मिला हुआ है, ds इक्वल टू क्या है आपका डेल क्यू बाई टी, ये कंडीशन है। अब देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए हमारा सिस्टम क्या बन रहा है। तो अगर मैं ये रिजर्वायर के लिए सोर्स के लिए बात करूँ तो जो हमारा सिस्टम डिफाइन होगा कहीं ना कहीं हमारा सोर्स सिस्टम ही है, ठीक है। तो ये बताइए कि जब सिस्टम ये है तो और जो सोर्स है उस सोर्स का डेफिनेशन क्या है, जो कंटिन्यू हीट को सप्लाई करे और इसका टेम्परेचर कैसा रहे, कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर आपका कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। तो ये बताइए कि यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ हीट देगा तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चेंज इन एंट्रोपी किसके लिए निकल कर आई है, सोर्स के लिए, सोर्स के लिए निकल कर आई, वो क्या आएगी Q1 बाई T1। तो ये आपका है Q1 बाई T1। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपका ये टेम्परेचर चेंज होता तो थोड़ी सी तकलीफ होती, ज़्यादा नहीं थोड़ा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, हीट का फंक्शन बन जाता है। लेकिन ये हमारा सोर्स और सिंक का डेफिनेशन ही यही है, मतलब कुल मिला के रिजर्वायर का डेफिनेशन ही यही है क्या, कि इसमें से आप कितना भी हीट ले लो सोर्स से या सिंक को कितना भी दे दो, उसमें आपका जो टेम्परेचर है उससे आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमारा जो निकल कर आया ये एंट्रोपी चेंज किसके लिए आया, सोर्स के लिए आया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से जो हीट है सिस्टम से निकल रहा है कि सिस्टम पे जा रहा है। अगर हम लोग सिस्टम को हीट सप्लाई देते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और सिस्टम से जब हीट रिजेक्ट होता है तो वो वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो इस सिस्टम से वैल्यू क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो साइन है वो क्या आएगा, माइनस। ये ध्यान रखिएगा, ये मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी कहानी हुई है किसके लिए हुई है, ये आपकी कहानी हो गई सोर्स के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं सिंक के बारे में। तो देखिए सिंक के बारे में क्या चीज़ें हो सकती है। अगेन हम लोग बात करें तो फिर से यही हमारा टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, यहाँ से हमारा Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया हुआ है, यहाँ से हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया है, और इसको हमने क्या है T2 पे हमने सराउंडिंग पे रिजेक्ट किया है, सिंक पे, और ये W अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर अगर मुझे चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो ds ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, सिंक, ठीक है। तो सिंक के लिए निकालेंगे तो फिर से आपका ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका होता है डेल क्यू बाई टी। अब देखिए सिंक की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका सिस्टम क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सिस्टम क्या, ये आपका बनेगा सिस्टम, नॉट ये आपका केवल ये जो सिंक पोर्शन है ये आपका बनेगा क्या, सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ से चीज़ें आपकी क्या निकल कर आ जाएंगी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ds ऑफ सिंक है, और ds ऑफ सिंक को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये दिख रहा है आपको। तो डेल क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q2, और ये हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, T। तो टेम्परेचर यहाँ किसका लोगे, सिंक का लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर किसका था, T1 मतलब सोर्स का था, ठीक है। तो ये सिंक लिखिए या T2 लिखिए, और ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी कि निगेटिव। आप अगर देखोगे तो सिंक में आपका क्या हो रहा है, इस सिंक में आपकी हीट जा रही है, तो सिंक में अगर हीट जा रहा है तो ये वैल्यू आपको क्या दिखेगा, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव। सिस्टम के अंदर हीट जा रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो कैलकुलेशन था वो हमारा रिजर्वायर का हमने निकाला हुआ एंट्रोपी, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये था कि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए अगर मैं सॉलिड और लिक्विड बॉडी पे अगर अभी मैं बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस कंडीशन की चीजें क्या होगी एक बार देखते हैं। तो ये आपका एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर था। सेकेंड हम लोग बात करते हैं क्या, एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड बॉडी। अगर हम लोग बात करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड बॉडी की बात करते हैं तो देखिए इसके साथ क्या कहानी होगी। ये हमारा है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखिए बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इसको समझना है, ठीक है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है। इसका मान लीजिए सपोज इनिशियल टेम्परेचर था T1, फिर हमने इसको क्या किया, हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे हमने इसको हीट सप्लाई किया ये फाइनली टेम्परेचर क्या हुआ, T2 में पहुंच गया। एक काम कीजिए, इसको इनिशियल और फाइनल ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर Ti था
और इसके बाद जब हमने इसको हीट सप्लाई किया तो ये आपका क्या है, फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच गया। सेम यही चीज हम लोग लिक्विड के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और ये जो आपका फ्लूइड है इसका इनिशियल टेम्परेचर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि वो Ti है, और जैसे जैसे आप इसको हीट देंगे तो ये Ti क्या होगा, T फाइनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मुझे देखिए क्या निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है एंट्रोपी जो सॉलिड और लिक्विड के लिए होगा। तो ये कंडीशन पे देखिए क्या होगा, मुझे निकालना रहेगा ds, तो ds इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डेल क्यू बाई टी। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो आपका T है, आप देखिए यहाँ पर आप ये इनिशियल टेम्परेचर रखोगे कि फाइनल टेम्परेचर रखोगे, यहाँ पर ये जो T दिख रहा है इनिशियल रखोगे कि फाइनल रखोगे। सीधी सी बात ये है कि जैसा जैसा हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वैसा वैसा इसके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लेके करना पड़ेगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो इसको कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि इस दौरान अगर इसमें कितना हीट गया है तो ये Q निकालना चाहते हैं, तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या फार्मूला होता है, mc/dt होता है कि नहीं होता है, ये होता है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, तो ds इक्वल टू हम लोग रख देंगे क्या, mc/dt डिवाइड बाई t। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने c लिखा हुआ है ये cp होगा कि cv होगा, कि कुछ भी हो सकता है, जो मन में आए मैं वो लिख दूं। ये जो मैंने mc/dt लिखा है, जो c की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, ये जो c की वैल्यू है ये cp होगा कि cv होगा कि कुछ भी हो सकता है, जो मेरा मन करेगा मैं वो लिखूं। देखिए आपको अगर एक चीज याद हो, ये चीज का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। जब तक सॉलिड सॉलिड है या जब तक वो लिक्विड में बना हुआ है, मतलब गैसियस फेज में नहीं जाना चाहिए, उस केस में जो आपका Cp है ये आपका Cv के बराबर होता है, और वो आपका किसके बराबर होता है, C के। मतलब यहाँ देखेंगे तो Cp और Cv बराबर होता है, और Cp Cv क्या होता है, C के बराबर होता है, C के कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं C लिखा हूँ, आपकी इच्छा है जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहे, Cp दिया रहे या Cv दिया रहे, दोनों के लिए आपको सेम चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ds इक्वल टू आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, mc। ठीक है, तो mc यहाँ पर तो हमारा ठीक है, यहाँ पर आप देखिए dt बाई टी। अब देखिए क्या है, m और c तो आपका कांस्टेंट टर्म्स है, नो डाउट। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो आपका कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट आपका टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो Ti इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, T फाइनल तक जा रहा है। तो इसको हम लोग 1 से 2 तक अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर ये अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ds, तो ds इक्वल टू आपको दिखेगा क्या, ये दिखेगा mc। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपका हो जाएगा log t, और t को हम लोग क्या लिखेंगे, t इनिशियल टू t फाइनल। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ds इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mc। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ln ऑफ t फाइनल माइनस ln ऑफ t इनिशियल। ठीक है, और जब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो ds, तो ds इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा mc ln ऑफ t ऑफ फाइनल माइनस t ऑफ इनिशियल, मतलब t फाइनल माइनस t फाइनल डिवाइड बाई t इनिशियल। ठीक है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे यहाँ वैल्यू पुटअप करने के लिए देगा। ठीक है, कोई भी आपका ये जो है, ये चाहे आपकी सॉलिड बॉडी हो चाहे आपकी लिक्विड बॉडी हो, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन तब वैलिड है, कब, जब इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। मतलब वैलिड व्हेन टेम्परेचर undergoes continuously changed, temperature undergoes continuously changed। समझ में आया? तो ये आपका कंडीशन वहां पर वैलिड है जहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो आपका कंटिन्यूसली क्या होता रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो प्रोसेस हो सकता है ना कि आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, है? ये क्या बात कर रहे हो सर, क्यों भूल गए? आइसोथर्मल प्रोसेस, फेज चेंज में क्या होता था, हम लोग जितना हीट देते थे वो हीट
वो मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग थी उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने में ही निकल जाता था, तो उसके कारण मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता था। तो क्या वहां एंट्रोपी जीरो कर दें? क्या बोल रहा हूं, देखिए ड्यूरिंग फॉर लिख लो, फॉर फेज चेंज कंडीशन, ठीक है। तो फेज चेंज के लिए आपका क्या बनेगा, फेज चेंज अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है और ये प्रोसेस होता है आपका आइसोथर्मल, ठीक है। तो अगर आप आइसोथर्मल है तो ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपका TF इक्वल टू TI हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में आप तो आपका DS इक्वल टू 0 आ गया, मतलब एंट्रोपी चेंज हुआ ही नहीं। तो ये बताइए, बॉडी को हीट तो दिए हो ना, ये आपकी कोई बॉडी है, इसको आप कंटिन्यू हीट दे रहे हो, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो कंटिन्यू जब अगर आप हीट दे रहे हो तो हीट के साथ आपको क्या कहानी होगा, अगर आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर मेरा क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हीट तो दे रहे हो ना, तो हीट दे रहे हो तो इसके मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है। तो जब एनर्जी मिल रही है और मॉलिक्यूल जब डिस्टर्ब हो रहा है तो डेफिनेटली एंट्रोपी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो एंट्रोपी जीरो मिलेगा। तो यहां से अब आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा एंट्रोपी चेंज होता है वो हीट ट्रांसफर पर डिपेंड करता है, ना कि टेम्परेचर पर। समझ में आया? मतलब अगर आप सिस्टम के साथ हीट का इंटरेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके साथ एंट्रोपी का चेंजेस मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर पे आपका डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। इस पॉइंट को नोट करके कॉपी में डालिए। क्या एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन हीट ट्रांसफर, नॉट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने हीट दिया है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन पे अगर आप आओगे ds, तो ds इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, mc ln ऑफ TF बाई TI मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो इस पे क्या कंडीशन मिलेगी, तो ये आपका लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंटीग्रेट होगा ही नहीं टर्म्स, आपका जो टर्म्स है वो इंटीग्रेट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ds इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या मिला है, ये आपको मिला है डेल क्यू बाई टी। तो डेल क्यू बाई टी में अगर आप देखोगे ds, तो ds इक्वल टू देखो डेल क्यू के जगह क्या लिखोगे, q, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव। और टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर है आपका कांस्टेंट, तो यहाँ पर सीधा सीधा T लिखिए, कहानी खत्म करिए। ये आपका बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अगर आपको फेज चेंज या आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी बोलता है तो सीधा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले को हमने अंधाधुंध अप्लाई कर दिया और वहां अगर टेम्परेचर कांस्टेंट निकला तो चुपचाप हम लोग जीरो करके आ गए और मजे से नाच रहे हैं और पता चला कि कहानी कुछ और ही हो चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप की बदतमीजी नहीं करना है एग्जाम्स में। ये आपका जब कब है, जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा। ये कंडीशन आपका कब है, जब आपका क्या होगा, ये Q बाई टी वाला आइसोथर्मल प्रोसेस या टेम्परेचर कांस्टेंट को लेके कहानी, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पर एंट्रोपी, ये सेकंड था, फर्स्ट नहीं था। ये जो आपको कहानी था ये किसके लिए था, ये आपका सेकंड के लिए था। आगे हम लोग बात करेंगे कि एंट्रोपी जो हमको कैलकुलेट करना है वो किसके लिए करना है, गैस के लिए करना है। और उस गैस को हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, आइडियल गैस। तो फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको मैं पार्ट 1 में डाल दे रहा हूँ और आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जहां पर आपको मैं एंट्रोपी आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना देखते हैं हम लोग कि आइडियल गैस के लिए कैसे कैलकुलेट होगा। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।